सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस नए लेक्चर में नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है मानव जनन। इसका पहले का जो चैप्टर है पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, हमने उसको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से ख़त्म कर लिया है। यदि आपको उस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप बताइए, हम उस डाउट को अलग से एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव जनन क्या होता है। इस चैप्टर का आज हम शुभारंभ करने वाले हैं और आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, आपने इस चैप्टर को पढ़ा है क्लास 10th में। क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने जीव जनन कैसे करते हैं इस नाम से चैप्टर को। तो वहाँ पर जैसा कि आपने थोड़ी बड़ी जानकारी वहाँ ली, तो अब हम उसका एब्रॉड वर्जन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी डिटेल में अब हम इस चैप्टर में क्लास 12th की बायोलॉजी में समझने वाले हैं। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है, जनन। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो जनन है यानी रिप्रोडक्शन, अब ध्यान से क्लियर करते हुए समझिएगा। देखिए, जनन जो मानव करते हैं उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। यानी जो जनन होता है वो दो टाइप का होता है, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अच्छा, इनमें एक पॉइंट हम बता देते हैं आप लोगों को कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता क्या है। देखिए, लैंगिक जनन में दो जनक होने चाहिए। लैंगिक जनन में दो जनक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसमें विभिन्नता आती है। अभी हम आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे समझाएंगे। विभिन्नता आती है। क्लियर? आप ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। अलैंगिक जनन में एक जनक होना चाहिए, एक जनक होना चाहिए। यानी अलैंगिक जनन में एक जनक से ही काम हमारा चल जाता है, एक जनक से ही चाइल्ड का निर्माण हो जाता है। और इसमें जो विभिन्नताएं आती हैं वो नहीं आती हैं, बहुत ना के बराबर आती हैं, या बोलो तो विभिन्नताएं नहीं आती हैं। जेनेटिक रूप से, आनुवांशिकी रूप से उनमें जो विभिन्नताएं आती हैं, इनमें संतति में तो वो नहीं आती हैं। संतति में विभिन्नता आती है, संतति में विभिन्नता नहीं आती है। पहला हमने जो लैंगिक जनन का पॉइंट लिखा है, दो जनक होने चाहिए। और अच्छा, उसके पहले हम अलैंगिक जनन को क्लियर करते हैं एक ही बात में। देखिए, यहाँ पे एक जनक होता है। जनक आपने जब पढ़ा होगा, अलैंगिक जनन अगर हम हेडिंग डालें अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन में इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होना चाहिए, एक जनक होना चाहिए। जैसे आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, तो अमीबा ये हमारा कौन है? अमीबा है। ठीक है, दिख रहा है? ये लीजिए, अब दिख रहा है। देखिए, ये अमीबा है। अमीबा ये हमारा जनक हो जाता है। अब अमीबा जो होता है ये विभाजन करता है। विभाजन बोले तो कि ये जनन करता है। तो यहाँ से देखिए ये अलग होना शुरू कर देगा अमीबा। पहले इसमें क्या होता है, दो केंद्रक बनते हैं और दो केंद्रक के बाद इसका जो कोशिका द्रव्य है वो विभाजन होता है। हम जो क्लास 12th की बायोलॉजी में ही, क्लास 12th की नहीं, क्लास 11th की बायोलॉजी में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन पढ़ते हैं, उसमें हम ये वाला प्रोसेस पढ़ते हैं कि कोशिका विभाजित कैसे होती है। वहाँ पे हम एक पॉइंट भी पढ़ते हैं कि जब एक कोशिकीय जीव होते हैं वो जब विभाजन करते हैं तो वही पॉइंट उनका जनन कहलाता है। यानी कोशिका में जब कोई भी एक कोशिकीय जीव विभाजन करेगा तो वो उनका जनन हो जाएगा। यानी जनन का मतलब एक कोशिका, एक कोशिका से दो बनेंगे तो यानी जनन करनी है, वही बात है। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, ये दो हमारी बन जाएंगी अमीबा डॉटर सेल, ये संतति कोशिकाएं बनेंगी, संतति अमीबा बनेंगी। अब देखिए, कोई भी हो, हम अमीबा का एग्जाम्पल ले रखे हैं, बाकी आप किसी भी जीव में देखेंगे तो जो एक सेल होती है, एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। कोई भी एक सेल हो सकता है, एक जीव भी हो सकता है। तो वहाँ पे अलैंगिक जनन होता है जब, तो इसमें जो पहले हमारे गुणसूत्र होंगे, मान लीजिए यहाँ पे N है
तो यहाँ पर भी इनमें भी एन एन जाएगा, या हम बोलें 2n है तो 2n चले जाएंगे इनमें, ठीक है। इनमें किसी भी तरीके का युग्मक निर्माण नहीं होता है, बस सिंपल से इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब जो जो इस तरीके का ये देखने में होगा, कार्य करने में होगा, जो अनुवांशिक लक्षण इस पेरेंट सेल में होगा, पेरेंट जीव में होगा, वही हमारा संतति कोशिकाओं में होगा। ये हमारा पॉइंट था कि विभिन्नता नहीं आती है, यानी विभिन्नताएं जो आती हैं जब पेरेंट सेल से संतति कोशिका कुछ विभिन्नताएं यानी अलग रूप से दिखाई दे या अनुवांशिकी रूप से अलग हो, तो उसको हम बोलते हैं विभिन्नताएं आती हैं। अगर हमारा जो पेरेंट सेल से संतति कोशिका यानी संतति अमीबा है, उसमें अगर विभिन्नता आती है, इसका मतलब यही है कि अलग दिखाई दे, नहीं आ रही हैं इसका मतलब नहीं दिखाई देगी, बस इतना है। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। देखिए लैंगिक जनन के बारे में हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए लैंगिक जनन में हमने पॉइंट लिखा था 2 जनक होने चाहिए, तो इनमें हमारे पास जनक होता है पहला नर यानी मेल, और दूसरा होता है मादा यानी फीमेल, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, युग्मक जनन होता है, इनमें होता है युग्मक जनन। अच्छा युग्मक जनन नर में जो होगा, नर में युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, शुक्राणुओं का जनन होगा यानी शुक्राणु जनन होगा। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा मादाओं में जो युग्मक होता है वो होता है अंडाणु, यहाँ होता है अंडाणु जनन, अंडाणु जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस। इस तरीके से हमारे नर और मादा में क्या बनते हैं, युग्मक, युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, शुक्राणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म, और ये हमारा अंडाणु जनन होता है, यहाँ बनता है हमारा अंडाणु, और इसको बोलते हैं ओवम। क्लियर। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं। अच्छा ये भी आप लोगों को क्लास 10 की नॉलेज से ही पता होगा कि हम इसको एन बोलते हैं, यानी अगुणित अवस्था में होती हैं ये वाली दोनों कोशिकाएं, क्योंकि ये जनक कोशिकाएं हैं। जनक कोशिकाएं किसी भी जीव की हों वो अगुणित ही होती हैं। अब इन दोनों में आपस में क्या होगा, निषेचन। जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो बनेगा हमारा, ये बनेगा जाइगोट यानी युग्मनज। क्लियर। अच्छा निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो ये जो युग्मनज बना है, युग्मनज से क्या बनेगा, न्यू चाइल्ड बनेगा। ये इस तरीके से हमारा क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। इसमें 2 पेरेंट सेल होते हैं, ये 2 पेरेंट जीव होते हैं, वो हैं तो जनक होते हैं, और इससे जो चाइल्ड बनेगा यानी जो संतति बनेगी, ये संतति बन जाएगा, इसको संतति भी बोल सकते हैं। तो संतति बनेगा वो, इसमें जो होगा जनक की अपेक्षा में जो संतति बनेगा उसमें विभिन्नताएं आएंगी। विभिन्नता यानी अनुवांशिकी रूप से कुछ न कुछ विभिन्नताएं आएंगी, जिसको आपने क्लास 10th में मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा था। हम यहाँ भी पढ़ेंगे, क्लास 12th में भी जेनेटिक्स जो हमारी इकाई है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ हम समझेंगे कि विभिन्नताएं आती कैसे हैं। जो मेंडल वाला चैप्टर है उसको हम यहाँ पे दोबारा से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा डिटेल वर्जन में। क्लियर। अच्छा आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है कि कैसे होता है जनन। अब देखिए हम एक चीज़ और समझते हैं कि जो हम मानव होते हैं, मानव ये अंडे के रूप में अपने जीव उत्पत्ति करते हैं। अंडे के, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अंडे के रूप में जीव उत्पन्न करते हैं। बताइए क्या जो मनुष्य हैं वो अंडे के रूप में अपने जीव को उत्पन्न करते हैं? ऐसा कोई कहीं आपने देखा है? नहीं देखा है ना, तो मतलब नो, इसका आंसर नो है। अच्छा जो करते हैं, जैसे मुर्गी हो गई, फिश हो गए, तो ये सब जो करते हैं उनको हम बोलते हैं अंडा यूज, अंड यूज यानी ओविपेरस, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में अंड यूज बोलते हैं। और जो अंडे के रूप में जीव उत्पन्न नहीं करते हैं, जो डायरेक्टली एक नए विकसित जीव को उत्पन्न करते हैं, जैसे हम मानव हमारे जो हम लोग हैं वो विकसित जीव के रूप में उत्पत्ति होती है, विकसित जनन होता है। जो हमारा चाइल्ड बनेगा, संतति बनेगा,
इसमें विकसित जीव बनेगा, यानी विकसित जीव के रूप में, विकसित जीव के रूप में उत्पत्ति होती है। और इस तरीके के जीव को, यानी इस तरीके के जीव को हम बोलते हैं जरायुज। जरायुज ये इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अंडयुज वो हैं जो ओविपेरस हैं, और जरायुज वो हैं जो विविपेरस हैं। इनको इंग्लिश में विविपेरस बोल देते हैं। क्लियर? आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा ये लैंगिक जनन है वो मानव में किस तरीके से होता है और प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक हमारा जाता है। वो दोनों प्रोसेस को हम समझेंगे, और दोनों क्या वो कुछ चरण में होता है। तो अब हम मानव जनन के कुछ चरण पढ़ेंगे, वो लगभग 8 चरण हैं। तो उसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से चरण हैं। वो आप लिख लीजिएगा, ऐसे ही बढ़िया से नोट्स बनाते चलिएगा और लेक्चर को अच्छे तरीके से आगे भी देखते चलिए, बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलने वाली। तो आइए देखते हैं जो मानव जनन के कौन कौन से चरण हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे मानव जनन के कुछ चरण लिखे हुए हैं। इन्हीं चरणों को हम आगे इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख के ले आए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। बस थोड़ा अच्छे से पहले इन पॉइंट्स को लिखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन्हीं पॉइंट्स पर अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए पहला जो हमारा है मानव जनन का पहला जो प्रोसेस होता है वो कौन सा है, तो वो है हमारा युग्मक जनन। अच्छा, नर में अभी हमने बताया शुक्राणु युग्मक होता है और मादा में अंडाणु होता है। तो दोनों में अलग अलग होते हैं। नर में होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, और मादाओं में होगा तो अंड जनन यानी oogenesis। ये हमारा होता है युग्मक का फॉर्मेशन। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है युग्मक जनन में। दूसरा है स्खलन यानी इजैकुलेशन। अब इसमें क्या होता है, इसको हम इजैकुलेशन या स्खलन बोलते हैं, जिसमें शुक्राणुओं का शरीर से बाहर निकलना होता है। हम इस प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट आता है इंसेमिनेशन यानी वीरसेचन। इसका मतलब क्या है, शुक्राणुओं का मादा शरीर तक पहुंचना, यानी हम शुक्राणुओं को किस तरीके से मादा शरीर तक पहुंचाते हैं उसके बारे में समझेंगे इस टॉपिक में। फिर नेक्स्ट आता है ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग। अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना, हम इस प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि अंडाशय से अंडाणु का बाहर कैसे निकलता है। उस प्रोसेस को हम अंडोत्सर्ग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। मतलब ये प्रोसेस लिखे हुए हैं एक तरीके से, और कुछ चरण हैं। इन्हीं चरणों में हमारा जो मानव जनन है वो कम्प्लीटली होता है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने लिखा है निषेचन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है इम्प्लांटेशन यानी अंतरोपण। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा पता है कि इम्प्लांटेशन होगा, अंतरोपण होगा। इसके बीच में ही हमारा आता है एक पॉइंट विदलन। जब हमारा निषेचन हो जाता है उसके बाद विदलन होता है। विदलन के बाद हम अंतरोपण वाली प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद आता है गैस्ट्रेशन यानी गर्भावस्था। इसी में हम भ्रूणी परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, गर्भावस्था और भ्रूणी परिवर्तन। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में जब हमारा डेवलप हो जाता है चाइल्ड, जब संतति हमारी डेवलप हो जाती है, भ्रूण हमारा डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद हम उसको इस दुनिया में लाने के लिए न्यू चाइल्ड को मादा शरीर से बाहर लाना ही हमारा पास्चुरेशन कहलाता है, यानी प्रसव कहलाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में डिलीवरी भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे चरण होते हैं। होप आप लोगों को ये चरण भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जनन अंग कौन कौन से होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप लोगों को विजिबल होगा, जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्राथमिक जनन अंग, दूसरा द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग का काम है प्राइमरी, इसको मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और द्वितीयक जनन अंग को बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ लिखा नहीं है, ध्यान से रखिएगा। अच्छा, प्राइमरी जनन अंग जो युग्मक निर्माण करें। अब ध्यान से सुनिए, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक निर्माण हो कहाँ रहा है, वो जो अंग है वही हमारा जनन अंग का प्राथमिक जनन अंग होगा, यानी प्राथमिक जनन अंग कहलाएगा। अब नर में ये होता है वृषण और मादाओं में होता है अंडाशय। वृषण जो कि एक जोड़ी पाए जाते हैं और अंडाशय भी एक जोड़ी पाया जाता है। अरे जोड़ी का मतलब समझते हैं कि 2 वृषण एक जोड़े में, आप जैसे चप्पल पहनते हैं तो एक जोड़ी पहनते हैं,
एक नहीं पहनते हैं, एक जोड़ी का मतलब दो चप्पल दो अलग अलग पैरों में पहनते हैं। वैसे ही दो अंडा से मतलब दो अंडा से भी होते हैं और दो वृषण भी होता है, सिंपल। अब इनका वर्ग देखिए क्या है, युग्मक का निर्माण करेंगे और लिंग हार्मोन का निर्माण करेंगे। अब लिंग हार्मोन नर में होता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और मादा में होता है एस्ट्रोजन। तो ये हमारे लिंग हार्मोन है, और भी होते हैं, हम उनको बारे में भी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में, पर अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है। द्वितीय जनन अंग क्या होता है कि युग्मक जो बन जाएगा उनका स्थानांतरण करने के लिए हमारा द्वितीय जनन अंग काम करता है, और युग्मकों का परिपक्व नगर करना है, युग्मकों को संग्रह करना, परिपक्व करना, स्थानांतरित करने का काम हमारा द्वितीय जनन अंग कहलाता करते हैं। यहाँ कोई अन्य कार्य में लिख सकते हैं कि युग्मकों को संग्रहण करने का काम, संग्रह। नेक्स्ट लिख सकते हैं युग्मक का परिवर्धन, यानी उसका डेवलपमेंट करने का काम ये हमारे द्वितीय जनन अंग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि युग्मकों को स्थानांतरित करते हैं। अब इसके बाद जनन अंग समझ लिए कि नर और मादा में कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक जनन अंग में हमारा नर में होता है वृषण और मादा में होता है अंडाशय, क्लियर है। द्वितीय जनन अंग में हमने ये देखे। अब हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की। तो देखते हैं, आइए समझते हैं नर जनन तंत्र क्या होता है। तो देखिए आप लोगों के सामने नर जनन तंत्र का एक बढ़िया सामने फ्लो चार्ट मतलब एक तरीके से दिखा दिया है। अब इसको समझते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है क्या है। नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए इसमें अभी हमने बताया था वृषण, तो वृषण यानी टेस्टिस, ये कितने जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक जोड़ी का मतलब बताया था हमने, क्या होता है एक जोड़ी का मतलब, एक जोड़ी का मतलब होता है दो वृषण। इनका काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। इनका निर्माण उदर गुहा में होता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका निर्माण जो होता है उदर गुहा में होता है। उदर यानी समझिए, देखिए ये हमारी ह्यूमन कैविटी है, यानी ये बीच वाला भाग है, अगर हम बोले तो मध्य वाला भाग है, ठीक है, उदर। अब यहाँ पे ये है वक्ष गुहा, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ये है उदर गुहा यानी एब्डोमेन कैविटी। हम एब्डोमेन कैविटी में ही यहाँ पर हमारे पास वृषण जो होते हैं बनते हैं, डेवलपमेंट होता है। अब जब गर्भावस्था में हमारा कोई भी भ्रूण होता है जो कि नर है, उसके उदर गुहा में ही वृषणों का निर्माण होता है। अब क्या होता है, जब हमारा सातवें से आठवें महीने में जब भ्रूण परिवर्तित हो रहा होता है, तो वहीं पर जो उदर गुहा है, उदर गुहा में उपस्थित जो वृषण है वो इंग्वाइनल नलिका के थ्रू श्रोणि भाग में आ जाता है। ये कहाँ पे होते हैं, तो श्रोणि भाग में होते हैं, ये श्रोणि भाग में होते हैं। ये हमारे वृषण कोश में चले जाते हैं इंग्वाइनल नलिका के थ्रू उदर गुहा से श्रोणि भाग में। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वृषण कोश में उपस्थित होते हैं और एक जोड़ी पाए जाते हैं। तो वृषण कोश में, अच्छा ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा कि उदर गुहा से इंग्वाइनल नलिका के थ्रू ये कहाँ जाते हैं, श्रोणि भाग में। अच्छा श्रोणि भाग में भी कहाँ आते हैं, श्रोणि भाग में वृषण कोश पर आ जाते हैं। अच्छा इनको हम स्क्रोटम बोल देते हैं इन इंग्लिश, ठीक है। ये तो होप आप लोगों को ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वक्ष गुहा का मतलब है सीना वाला भाग, उदर गुहा यानी पेट के नीचे वाला भाग, और मतलब आप लोगों की भाषा में बता रहा हूँ, बाकी पेट को पेट नहीं बोलते, ये पूरा एब्डोमेन कैविटी होती है अब उदर गुहा। यहीं पर हमारे टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तभी की बात बता रहा हूँ। और ये वाली जो प्रक्रिया होती है, जब एब्डोमेन कैविटी से वृषण जो होता है टेस्टिस जो हमारे श्रोणि भाग में आते हैं, इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं, पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन में जब हम वृषण आते हैं तो वो 7वें से 8वां महीना होता है भ्रूणी अवस्था में।
उधर गुहा से इंग्वाइना लिखा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, बाकी आपको याद रखना है याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम नर जनन तंत्र को डिटेल में अगले लेक्चर नंबर 2 में अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, तो क्योंकि वो बहुत ही एब्रॉड टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसलिए हम उसमें टाइम देंगे, टाइम दे करके ही हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा मादा जनन तंत्र आएगा उसको भी ऐसे ही टाइम देकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम उसके बाद वाली जो क्लासेस होंगी, जो अभी हमने जनन के चरण बताएं, तो उस पर आधारित होंगी। बाकी आप लोगों को आज की यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक आप लोगों को यदि इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो, कैसा भी प्रश्न उठ रहा हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम उस क्वेश्चन को आपके अगले लेक्चर नंबर 2 में ज़रूर पुटअप करेंगे। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और लगे रहिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ।